हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है वाक्य। वाक्य को देखते हैं। वाक्य कहते किसको हैं? तो वाक्य जब हम कई सार्थक शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं और उसका अर्थ प्राप्त होता है, उसको हम वाक्य कहते हैं। परिभाषा पढ़ते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्राप्त होता है, उसे वाक्य कहते हैं। यहाँ पे अपेक्षित है ना फ्रेंड्स, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अपेक्षित होता है, वो अपेक्षित नहीं होता है, अपेक्षित ही सही शब्द है। तो ये समझ में आ गया होगा। शब्दों के सार्थक समूह जो होते हैं और उनको व्यवस्थित तरीके से सजाया जाता है, उसके बाद जो अर्थ प्राप्त होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के अंग या अवयव, अब वाक्य में दो होते हैं अंग उसके। आइए देखते हैं कौन कौन से। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। तब उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, तो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे। पहले परिभाषा को देखते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सामान्यतः वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है। मतलब कि वाक्य में जो भी कहा जाता हो, जिसके बारे में, मतलब पर्टिकुलर जो पर्सन है जिसके बारे में जो बात कही जाती है, वही उद्देश्य हो जाता है उसका। अभी हम एग्जाम्पल लेके उसको आपको क्लियर करते हैं। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है ना, सामान्यतः वाक्य का मुख्य कर्ता उद्देश्य होता है, यानी कर्ता के बारे में जो भी चीज़ कहा गया हो वो विधेय हो जाता है। कैसे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है रोहन पुस्तक पढ़ता है, तो रोहन करता है यहाँ पे, तो रोहन इसका उद्देश्य हो गया क्योंकि रोहन के बारे में कहा गया है। और रोहन के बारे में क्या कहा गया है, तो रोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये विधेय हो गया। अब इस वाक्य को ऐसे भी अंडरलाइन करके पूछता है, जैसे मान लीजिए रोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे रोहन पे अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा ये वाक्य में क्या है, तो उद्देश्य रहेगा। और ये पूछ दे अगर कि पुस्तक पढ़ता है ये वाक्य का कौन सा अंग है, तो ये विधेय हो जाएगा। अब ऐसे भी पूछ देता है, जैसे मान लीजिए राम पुस्तक पढ़ता है, तो वहाँ पे रोहन था, अब यहाँ पे करता क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, किसके बारे में कहा गया है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा है, तो राम उद्देश्य हो गया। अब वो क्या कर रहा है, मेन चीज़ उसका क्या है, मतलब किस फॉर्म को वो कर रहा है, तो वो पढ़ रहा है ना, तो पढ़ना उसका विधेय हो गया। ये फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो ऐसे भी वाक्य देता है और हमको बताना पड़ता है कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। तो राम यहाँ पे उद्देश्य हो गया और पढ़ता जो है विधेय हो गया। और देखते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे देखिए यहाँ पर है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण का वध किया। अब वाक्य को पढ़ने से अंदाज़ा क्या लग रहा है, यही लग रहा है ना कि ये राम के बारे में बात किया गया है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण का वध किया, तो कौन किया, राम किया, राम के बारे में बात किया गया है, तो राम यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा। ठीक। और उन्होंने काम क्या किया था, उन्होंने रावण का वध किया था, तो ये विधेय हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर वर्ड पूछे, शब्द पूछे ये, तो ये वध हो जाएगा विधेय में, तो रावण का वध विधेय हो जाएगा। तब ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, ये क्या होगा, तो ये उद्देश्य का विस्तार माना जाता है, इसको हम कहते हैं उद्देश्य का विस्तार है ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एक और देखते हैं एग्जाम्पल।
भगत सिंह को लाहौर संयंत्र केस में फांसी दी गई थी। तब किसके बारे में कहा गया है, किसको फांसी दी गई थी? तो यहाँ पे बात भगत सिंह की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे उद्देश्य क्या हो जाएगा? भगत सिंह हो जाएगा, भगत सिंह होंगे, ठीक। और विधेय क्या होगा? तो लाहौर संयंत्र केस में फांसी दी गई थी, तो यहाँ से लाहौर संयंत्र केस में फांसी दी गई थी, इतना टोटल विधेय हो जाएगा, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको उद्देश्य और विधेय एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं वाक्यों का वर्गीकरण। अब वाक्यों का वर्गीकरण दो चीज़ पे किया गया है, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो हम पहले रचना के आधार पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें उद्देश्य और विधेय का बहुत रोल है, फिर तब हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार का होता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। पूछता भी है ऐसे भी कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वो तीन भेद होते हैं। तब पहला देखते हैं सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है अथवा एक से अधिक उद्देश्य के लिए एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। तब ये तो समझ में आ गया है ना, उद्देश्य और विधेय। तो सरल वाक्य वो होता है जिसमें उद्देश्य एक ही रहता है, ठीक, और विधेय भी एक ही रहता है। लेकिन कभी कभी उद्देश्यों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन विधेय जो है वो एक ही रहता है। देखते हैं कैसे। देखिए, घोड़ा तांगा खींचता है, तो इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा? कौन खींचता है? कर्ता क्या है? घोड़ा है, तो घोड़ा उद्देश्य हो गया। तांगा खींचता है विधेय हो गया। अब जो कहा है परिभाषा में कि एक से अधिक उद्देश्य, उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन, सोहन तथा सुरेश क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उद्देश्य एक से अधिक है, रोहन भी है, सोहन भी है, सुरेश भी है, तो ये उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या है इन लोग का? क्रिकेट खेलना, तो ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो विधेय एक हो गया। तो कभी भी उद्देश्य अधिक हो सकता है, लेकिन विधेय एक ही होना चाहिए, तो वो सरल वाक्य कहलाएगा। सरल वाक्य समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? तो जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं, परिभाषा से ज़्यादा समझ एग्जाम्पल से आ जाएगा। जैसे देखते हैं, कह रहा है मैं जानता हूँ कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। अब ये मुख्य वाक्य हो गया, और तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तो फ्रेंड्स, इस वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि मिश्र वाक्य है? इसमें ना जब हम मुख्य वाक्य को पढ़ते हैं, तो ये जो आश्रित उपवाक्य कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मुख्य वाक्य केवल रहा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? आगे तो कुछ होगा ना, कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो ये जो मुख्य वाक्य है बिना आश्रित उपवाक्य के पूरा ही नहीं होगा। अब जैसे देखिए सेकंड एग्जांपल, यह वही लड़की है जिसने मेरी सहायता की थी। अब इसको आप ढक दीजिए। देखिए, अब यह वही लड़की है, इसका कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तब इसका मतलब है कि मुख्य वाक्य बिना आश्रित वाक्य के पूरा नहीं होगा। तो आप देखते ही जान जाएंगे कि ये मिश्र वाक्य है। अब देखिए, यह वही लड़की है जिसने मेरी सहायता की थी, ये आश्रित उपवाक्य हुआ, ये मुख्य उपवाक्य हुआ। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वह कौन मनुष्य है जिसने शिवाजी का नाम ही नहीं सुना होगा। अब यहाँ भी वही हाल है, वह कौन मनुष्य है, ये तो मुख्य वाक्य हो गया। अब वह कौन मनुष्य है,
क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा है, जब तक कि हम आश्रित उपवाक्य को पढ़ नहीं रहे हैं या जान नहीं रहे हैं। तब वह कौन मनुष्य है जिसने शिवाजी का नाम ही नहीं सुना होगा, तब ये पूरा हुआ। अब इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आते रहते हैं, इसको हम पहचान के लिए आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, जो, सो, जो, की, न तो साथ में आता है, जैसा वैसा, जिसने उसने, यदि तो, यद्यपि, तथापि। तो ऐसे शब्द अगर वाक्य के बीच में आए तो वो समझिए मिश्रित वाक्य हैं। और मिश्रित वाक्य का सबसे आसान तरीका है पहचानने का, मुख्य वाक्य है अगर, तो मुख्य वाक्य को पढ़ेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, तुरंत समझ जाइए इसके साथ कोई आश्रित उपवाक्य चाहिए ही चाहिए, तभी समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या है। इसको आप अच्छे से समझ में आया होगा, आपको आशा करती हूँ समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो प्लीज़ आप बोर मत होइएगा। इसको हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कम समय में आपको बता दें। तो आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। सॉरी फ्रेंड्स, अर्थ नहीं, अभी पहले हम संयुक्त वाक्य का देखेंगे, उसके बाद अर्थ का देखेंगे। तो देखिए, दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र क्रियाओं से मिलकर बने हुए वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसको पहचानना बहुत आसान है, इसमें कुछ संयोजक शब्द होते हैं, इसको हम देख लेंगे ना तो देखते ही बता देंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। अब जैसे देखिए, ये प्रायः संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं, और, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए आदि ये उस वाक्य के बीच में आएंगे, इन्हीं के माध्यम से वो वाक्य जुड़ता है। अब देखिए कैसे, जैसे राजेश पढ़ता है और सुरेश खेलता है, तो ये सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है। जोड़ा किसको? जोड़ा ना इन दोनों को, और ने जोड़ा, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। मैं जानता हूँ कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो ये कौन सा वाक्य था? मिश्र वाक्य था, इसलिए हर बार असफल हो जाते हो। अब इसलिए आया ना बीच में, तो ये जोड़ा, कनेक्टिंग का काम किया, तो ये सरल वाक्य है, ये मिश्र वाक्य। अब दोनों को जोड़ दिया तो ये संयुक्त वाक्य होगा। आज वर्षा होगी या तूफान आएगा, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बीच में शब्द आते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये संयुक्त वाक्य हैं। अब देखते हैं हम अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। अब इसको हम कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स, इसका हमने एक ट्रिक बनाया है। जैसे देखिए, विपिन आ इस विष को पी, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कोई विपिन नाम का लड़का है, उसको कहा जा रहा है विपिन आ इस विष को पी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं वो यहीं तक हैं। विपिन आ इस विष को, बस यहाँ तक। को पी तो बस वाक्य को बनाने के लिए हमने जोड़ दिया है, जबकि इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अब जैसे वी से विधानवाचक, पी से, यहाँ पे पी से प को देखिएगा प्रश्नवाचक, न से निषेधवाचक, आ से आज्ञावाचक, ई से इच्छावाचक, इस स से संकेतवाचक कह लीजिए, चाहे संदेहवाचक, कुछ भी आप मान सकते हैं। 2 स है, 2 स से याद रखिएगा संकेतवाचक और संदेहवाचक, और इस वी से विस्मयवाचक। तो विपिन आ इस विष को पी, तो ये रहा ट्रिक इसका। अब देखते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में सामान्यतः जो वाक्य होता है उसी को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता गाना गाती है, श्याम बाजार जाता है, ऐसे वाक्य आते हैं विधानवाचक वाक्य में। प्रश्नवाचक वाक्य आप देखते ही पहचान जाएंगे, उसमें प्रश्न का भाव छुपा रहता है और प्रश्न चिन्ह भी होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे हो गया। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, ऐसे प्रश्नों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब निषेधात्मक वाक्य, जिसमें मनाही की भावना छुपी हो, ना, नहीं, मत, ये वर्ड्स आते रहते हैं।
तो जैसे बच्चों आज बाहर नहीं जाना है, आज खाना नहीं खाना है, आज खेलना मना है। ऐसे ऐसे जब वाक्य आते हैं जिसमें मनाही का भाव छुपा रहता है उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। निषेध का मतलब ही होता है रोक, मना करना। आज्ञा सूचक वाक्य, इसमें आज्ञा दिया जाता है, जैसे पानी लाओ, चाय लाओ, चले जाओ, यहाँ जाओ, ये काम कर लो, वो काम कर लो। जिसमें भी आज्ञा दिया जाएगा वो आज्ञा सूचक वाक्य हो जाएगा। अब इच्छा सूचक वाक्य, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा देखने वाला है ये चीज़। देखिए, इच्छा, आशा, शुभकामना, शाप, जहाँ पे मन से भावना निकले, इच्छा से, हृदय से निकले, उसको समझिए इच्छावाचक है। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तो कोई अपने मन से ही कह रहा है, एक दिल से कह रहा है कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तुम सदा खुश रहो, ये भी अपने मन से कह रहा है। अब साप, कि तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, अगर वो बोला तो अपनी इच्छा से बोला है तो साप दे दिया। वैसे साप आजकल किसी का लगता नहीं है, जिसका जब लिखा रहता वो मर ही जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। कोरोना पीरियड में आप इसका एग्जाम्पल बड़े आराम से देख सकते हैं। अब जैसे देखिए, आशा है तो होता है ना किसी चीज़ का आशा करना, जैसे कोई है तो आप किसी उससे अपेक्षित करते हैं ये चीज़ होना चाहिए, उसमें आशा की भावना छुपी रहती है। शुभकामना, शाप, ये सब इच्छा वाक्य के अंदर आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। यहाँ पर जहाँ एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो, यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, यदि आप मुझे बुलाए होते, तो बस इतना ही हुआ ना, लेकिन इस पे निर्भर क्या है, वो आश्रित वाला वाक्य यहाँ पे समझ लीजिए। तो मैं अवश्य आता, तो यहाँ पे संकेत हो जाता है, एक इशारा करता है। अगर आप बुला दिए होते तो हम आ गए होते, तो हुआ ना इशारा, तो इसमें निर्भरता थोड़ी सी आ जाती है, ये संकेतवाचक होता है। अब विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य को हम देखते हैं, इसमें आश्चर्य, दुख, प्रेम, ये सब भी आते हैं चीज़ें। जैसे देखिए यहाँ पे काश, ओह। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाय वह मर गया, तो विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, आह मज़ा आ गया। तो इसमें भी एक आनंद की भूति है और इसमें भी आश्चर्य है कि वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो इसमें शायद, संभवतः, होगा, हो सकता है, ये सब आते हैं संदेहवाचक में। जैसे हो सकता है आज वर्षा आ जाए, तो हो सकता है कंफर्म नहीं है, डाउट है, संदेह है। शायद मैं कल लखनऊ जाऊं, शायद मैं कल लखनऊ जाऊं, हो सकता है ना भी जाऊं, परसों जाऊं, नरसों जाऊं, आज ही चला जाऊं, कुछ कंफर्म नहीं है कि कब हम जाएंगे। तो जिसमें कंफर्मेशन ना हो, डाउट हो, वो संदेहवाचक वाक्य होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोग को कैसा लगा? आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचे। धन्यवाद।